हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी विद शुभम। आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कुछ लेक्चर देखेंगे। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम लोग पोर्चुगीज़ का हिस्ट्री देखने के बाद अब हम लोग और ब्रिटिशर का ओरिजिन देखने के बाद अब हम लोग मुगल और इंडियन स्टेट्स के बारे में देखेंगे कि उस समय जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे तो उससे पहले और उस समय भारत की पॉलिटिकल और स्थिति कैसी थी। तो सबसे पहले हम लोग मुगल्स के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद हैदराबाद और कर्नाटक स्टेट के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बंगाल स्टेट के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग अवध स्टेट के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद मैसूर स्टेट के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद केरल स्टेट के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग राजपूत स्टेट के बारे में देखेंगे, फिर जाट्स के बारे में देखेंगे, फिर बंगाल और पठान्स के बारे में और रोहिलास के बारे में देखेंगे, फिर सिख्स के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद आखिरी में हम लोग मराठास के बारे में देखेंगे। तो मुगल्स के बारे में अब अगर हम लोग देखें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मुगल्स में औरंगजेब के बाद से थोड़ी शुरू होती है। तो औरंगजेब की मृत्यु 1704 में हो जाती है। उसके 3 लड़के थे, एक का नाम था मुअज्जम, एक का नाम था आजम और एक का नाम था कमबख्त। ये तीनों लड़के वार ऑफ सक्सेशन करते हैं ताकि कौन आगे राजा बनेगा डिसाइड करने के लिए, जिसके में मुअज्जम जीत जाता है और बाकी अपने दोनों भाइयों को मार देता है। जिसके बाद मुअज्जम राजा बन जाता है। मुअज्जम के और भी कई अलग अलग नाम थे, जैसे बहादुर शाह, शाह आलम और शाह कमबख्त। इन 3-4 अलग अलग नामों से मुअज्जम को जाना जाता था। अब मुअज्जम की कुछ पॉलिसीज़ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो मुअज्जम ने औरंगजेब यानी अपने पिता की कई पॉलिसीज़ में रिवर्सल ला दिया था, यानी बदलाव ला दिया था, जो कि उसने सिर्फ उसी पॉलिसियों को बदलाव लाया था जो कि नैरो माइंडेड थी। और मुअज्जम जो था वो हिंदुओं के प्रति बड़ा ही टॉलरेंट था। और इसने जय सिंह ऑफ अंबार के जो राजा थे जय सिंह और मारवाड़ के जो राजा थे अजीत सिंह, उनको अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की थी। इसीलिए उसने इन अंबर और मारवाड़ को घेराबंदी भी इसकी शुरू कर दी थी, जिसके बाद इसका बड़ा ही विरोध हुआ और इसके बाद इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जिसके बाद अंबर और मारवाड़ की अपनी संप्रभुता और शक्ति दे दी गई और अंबर और मारवाड़ को सरदेशमुखी यानी 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का टैक्स वसूलने की शक्ति और दक्कन की और दे दी गई। लेकिन अंबर और मारवाड़ को चौथ यानी 1/4 ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की पावर नहीं दी गई थी। और मालवा और गुजरात और मालवा की सूबेदारी और मनसबदारी भी इन दोनों को नहीं दी गई थी। और मुअज्जम ने साहू जो कि मराठा का रूलर था, उसको इसने सही भी नहीं माना था, इसके खिलाफ था। इसीलिए ताराबाई और साहू को उसने लड़ने के लिए में ताराबाई की मदद भी की थी। अब सिक्स से उनका कैसा संबंध था? गुरु गोविंद सिंह से इन्होंने अच्छे संबंध अपने बनाए थे, इसीलिए इन्होंने गुरु गोविंद सिंह को हाई पोस्ट और मनसब दिया था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के डेथ के बाद बंदा बहादुर जब सिक्स का हेड बना तो इसने रिवॉल्ट कर दिया, मुअज्जम के खिलाफ, मुगल साम्राज्य के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया। इसीलिए मुअज्जम यानी बहादुर शाह ने बंदा बहादुर को सप्रेस करने की कोशिश की और लोहगढ़ का जो फोर्ट था पंजाब में उसको एक्वायर भी कर लिया। लेकिन 1712 में सिक्स ने उसको दोबारा कब्जा कर लिया
और हिंदू राजाओं के साथ इसके और भी अच्छे संबंध थे। जैसे छत्रसल राजा था बुंदेला चीफ, उसके साथ भी उसके अच्छे संबंध थे, और जाट चीफ चुरेमान के साथ भी उसके अच्छे संबंध थे। और जाट चीफ चुरेमान के साथ तो उसके इतने अच्छे संबंध थे कि बंदा बहादुर के समय जब उनकी लड़ाई मुठभेड़ हुई थी तो उस समय जाट चुरेमान ने उनकी मदद भी की थी। उस समय मुगल साम्राज्य का जो फाइनेंस था, जो आर्थिक स्थिति थी, वो बहुत ही खराब हो गई थी। और जो शाही खजाना था, 1707 की बात है ये, वो उस समय 13 करोड़ का था, वो पूरा खत्म हो चुका था। और इसी समय 1712 में बंदा बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। अब जब बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है तो सेंटर में कोई स्पेशल कठिन पावरफुल रूलर तो था नहीं, तो नोबल्स जो थे पहले जो थ्रोन या जो राजगद्दी के लिए जो एस्पिरेंट था, जो राजा बनना चाहता था, पहले नोबल्स उनकी मदद करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जब मुगल साम्राज्य की सत्ता जो है कमज़ोर होती जा रही थी, तो नोबल भी अब धीरे धीरे पावरफुल होते जा रहे थे। अब वही खुद ही अपने आप को राजा बनाना चाहते थे, वो धीरे धीरे एम्बिशियस होते जा रहे थे। अब बहादुर शाह के बाद बहादुर शाह के 4 लड़के थे। पहले का नाम था जहांदार शाह, और दूसरे का नाम था जहान शाह, तीसरे का नाम था अजीमुस्सान, और चौथे का नाम था रफ़ीउस्सान। अब ये चारों वार ऑफ सक्सेशन लड़ाई लड़ते हैं कि कौन आगे राजा बनेगा। तो इसके बाद क्या होता है कि जहांदार शाह इन लड़ाई में जीत जाता है और जहांदार शाह राजा बन जाता है। अब इसमें सबसे खास बात यह है कि जब ये चारों लड़के लड़ाई लड़ रहे थे तो ये लड़के इतने निकम्मे थे कि जब इनके पिता बहादुर शाह मर गए थे तो इनकी जो डेड बॉडी थी वो सड़ रही थी। 1 महीने तक वो डेड बॉडी सड़ रही थी, लेकिन तब भी ये चारों लड़के इस डेड बॉडी को जलाने या गाड़ने नहीं गए थे। अब इसके बाद जहांदार शाह के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जहांदार शाह को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लंपट मुर्ग। अब देखिए, मुअज्जम और बहादुर शाह का तो 3-4 नाम थे, लेकिन जहांदार शाह का सिर्फ एक ही नाम है, लंपट मुर्ग। अब लंपट और जहांदार शाह जो था वो जुल्फ़िकार खान एक व्यक्ति था, उसकी मदद से राजा बना था। अब जुल्फ़िकार खान कौन था? अब देखिए, उस समय जो मुगल साम्राज्य में जो दरबार था उसमें 3 फैक्शन मेन बटे हुए थे। उन 3 फैक्शनों में सबसे पहला जो गुट था वो ईरानी का गुट था, उसके बाद तुरानी गुट था, उसके बाद हिंदुस्तानी गुट था। ये 3 फैक्शन मुगल जो दरबार था उसमें बटे हुए थे। ईरानी गुट में असद खान था और जुल्फ़िकार खान था। यही जुल्फ़िकार है जिसने जहांगीर खान को राजा बनने में मदद की थी, जहांदार शाह को राजा बनने में मदद की थी। अब एक तुरानी गुट था, तुरानी गुट में निज़ामुल मुल्क था, रिकॉर्ड था। निज़ामुल मुल्क का दूसरा नाम चिंकलिस खान है, और इसी ने हैदराबाद की भी नींव रखी थी। और हिंदुस्तानी गुट में सैयद ब्रदर्स थे, जिसमें अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान थे। अब देखिए, जो जहांदार शाह था ये एक मूर्ख, नाम ही से प्रतीत हो रहा है कि लंपट मूर्ख, एक मूर्ख टाइप का आदमी था। ये जो था, इसको जो बात करने, इसको रहने की ढंग की कोई तहजीब नहीं थी। ये एक जिसके पास कोई कपड़े पहनने की और रहने सहने की तहजीब नहीं थी। इसके बारे में कई हास्यास्पद जो कथन भी प्रचलित हैं। अब इसके बाद जुल्फ़िकार खान के हाथ में मेन पावर रहती है। जुल्फ़िकार खान जो है मेन एडमिनिस्ट्रेटर रहता है उस समय मुगल साम्राज्य का। अब जब जुल्फ़िकार खान जो था वो हिंदू चीफ के साथ बड़े ही अच्छे संबंध बना के रखता है, और जुल्फ़िकार खान ने जजिया को भी अबॉलिश कर दिया था। और जो जुल्फ़िकार खान था इसने हिंदू के राजाओं के साथ अच्छे संबंध बनाए थे। उस जुल्फ़िकार खान ने जय सिंह को और अजीत सिंह को अलग अलग टाइटल भी दे दिए थे।
जैसे कि जय सिंह को उन्होंने मिर्जा राजा सवाई जय सिंह की टाइटल दिया था और अजित सिंह को उन्होंने महाराजा अजित सिंह का टाइटल दे दिया था। और एक दाऊद खान पन्ने और साहू के बीच में 1711 में एक अरेंजमेंट साइन हुआ था, जिसको उन्होंने अभी तक फिर से चालू कर दिया। उस अरेंजमेंट में ये था कि दक्कन का जो चौथ और सरेशमुखी टैक्स होगा वो मुगल ऑफिशियल कलेक्ट करेंगे, और वो मुगल ऑफिशियल कलेक्ट करने के बाद उस टैक्स को मराठा को दे देंगे। ये जो अरेंजमेंट था इसको इन्होंने वो किया, सपोर्ट किया था। और इसने इजारा फार्मिंग यानी रेवेन्यू फार्मिंग को सपोर्ट किया था। और जो जहांदार शाह राजा था, जब जुल्फिकार खान की बहुत ज़्यादा पावर बढ़ रही थी, तो जहांदार शाह जुल्फिकार खान की पावर बढ़ने से बड़ा ही परेशान था, क्योंकि इसे अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। भले ये कमज़ोर राजा था, लेकिन ये अपने जो पावर थी ये अपने पास ही रखना चाहता था। जो मेन पावर थी वो अपने पास ही रखना चाहता था। इसीलिए ये अपने जो जुल्फिकार खान था उसके खिलाफ जो है कॉन्स्पिरेसी तैयार करना शुरू कर दिया था। इसके बाद फरुखशियर जो था 1713 में जहांदार शाह को हरा देता है और उसे फिर मार देता है। और फरुखशियर उसके बाद मुगल साम्राज्य का अगला राजा बन जाता है। और जो फरुखशियर था वो सैयद ब्रदर्स की वजह से राजा बनता है। अब सैयद ब्रदर्स कौन थे? वही हिंदुस्तानी फैक्शन जो भी हम आपको बताए थे, जिसमें अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान थे। इनकी वजह से ये फरुखशियर राजा बनता है। अब फरुखशियर जब इनकी वजह से राजा बनता है तो ये इनको वजीर और मीर बख्शी का फिर टाइटल भी दे देता है, क्योंकि जब ये राजा बनता है तो फिर ये इनसे खुश भी हो जाता है, तो फिर इनको ये मीर बख्शी और वजीर का टाइटल भी दे देता है, वजीर और मीर बख्शी का टाइटल भी दे देता है। क्योंकि फरुखशियर एक कवर्डली, डरपोक, क्रूअल, बड़ा ही क्रूर और लैक ऑफ कैपेसिटी, इसके पास राज्य का शासन करने की बड़ा कैपेसिटी क्षमता नहीं थी। और ये फरुखशियर जो सैयद ब्रदर्स थे वो रियल पावर को, असली पावर को अपने हाथ में लिए हुए एडमिनिस्ट्रेटर वही थे। इसीलिए जो फरुखशियर था वो सैयद ब्रदर्स के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर दिया था। अब इसी के बाद सैयद ब्रदर्स 1719 में फरुखशियर को मार देते हैं। इसके बाद जल्दी जल्दी सैयद ब्रदर्स रफ़ीउद्दर्जत और रफ़ीउद्दौला को फिर राजा बनाते हैं। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह 18 साल की उम्र में सैयद ब्रदर्स के द्वारा राजा बनाया जाता है। अब आप ये देखिए, सैयद ब्रदर्स चार राजाओं फरुखशियर, रफ़ीउद्दर्जत, रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह को राजा बनाते हैं। अब जब मोहम्मद शाह राजा बनता है तो लेकिन असली पावर जो होती है वो सैयद ब्रदर्स के हाथ में ही रहती है। अब सैयद ब्रदर्स असली एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो वो क्या क्या करते हैं? सबसे पहले जो सैयद ब्रदर्स रहते हैं वो हिंदुओं चीफ्स के प्रति टॉलरेंट रहते थे। उन्होंने हिंदू चीफ्स के प्रति अच्छे संबंध बनाए थे। और फरुखशियर जो रिबेलियस चीफ था, जो विद्रोही जो नोबल था, उसके खिलाफ उन्होंने हिंदू राजाओं की मदद भी की थी लड़ाई लड़ने में। और मोहम्मद शाह ने जजिया को भी अबॉलिश कर दिया था और पिलग्रिम टैक्स को भी अबॉलिश कर दिया था। और अजीत सिंह और जय सिंह को बड़ा ही हाई पोजीशन दिया था। और साहू के साथ भी उन्होंने अच्छे संबंध बनाए थे। उन्होंने साहू को राइट टू चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करने की पावर दे दी थी, ताकि वो दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी की कलेक्ट कर सके। और साहू इसके बदले में उनको दक्कन में सोल्जर्स की मदद दिया था। साहू जो है इसके बदले में उनको सोल्जर्स दक्कन में रख दिया था और उनकी दक्कन में सोल्जर्स आर्मी रखकर अपनी मदद कर दे रहा था उनकी। अब जब सैयद ब्रदर्स इतने पावरफुल तरीके से काम कर रहे थे तो उनकी कमी कहाँ आई? तो जब फरुखशियर राजा बने थे तो उस समय मुगल साम्राज्य में कांस्टेंट राइवलरी हो रही थी इनके खिलाफ और कॉन्स्पिरेसी होती थी। और उस समय पूरी जगह एक लॉलेसनेस फैल गई थी और जमींदारी जो था वो भी रिफ्यूज हो गया था। और जो सेंट्रल इनकम, जो जमींदार थे वो जमींदारी देना मना कर दिए थे, और जो सेंट्रल इनकम थी वो भी कम हो गई थी इजारा फार्मिंग की वजह से धीरे धीरे। और इसी की वजह से जो ऑफिशियल्स थे, जो कोर्ट ऑफ में ऑफिशियल्स थे, उनको जो थी सैलरी नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए वो लोग भी बगावत करनी शुरू कर दिए थे। और जो नोबल्स थे, मुस्लिम नोबल्स थे, वो
सैयद ब्रदर्स के हिंदू टॉलरेंट पॉलिसी के खिलाफ थे। इसीलिए 1720 में हुसैन अली और को मार दिया गया और अब्दुल्ला खान भी आगरा में लड़ते लड़ते मारा गया। इसके बाद निज़ामुल मुल्क जो कि तुरानी फैक्शन का आदमी था, उसे 1720 में वजीर बना दिया गया। लेकिन राजा जो था शाह मोहम्मद शाह, इसका जो था फिकल माइंडेड, बड़ी छोटी सोच थी। इसी छोटी सोच की वजह से जो निज़ामुल मुल्क था वो राज दरबार छोड़कर साउथ में चला गया और वहाँ पर जाके हैदराबाद की खोज कर दिया। अब इसी बीच में 1738 में नादिर शाह जब देखते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा एबिडेंट प्रॉफिट है, बहुत ही ज़्यादा वेल्थ है, पैसा है, तो इसीलिए फिर वो भारत में इन्वेट करते हैं। और उसके बाद मुग़ल और नादिर शाह के बीच में एक बैटल ऑफ कारनाल होता है 1739 के बीच में। इनके बीच में बैटल ऑफ कारनाल होता है जिसमें नादिर शाह जीत जाते हैं और कोहिनूर जो हीरा था और जेवल स्टडेड पीकॉक थ्रोन यानी हीरा जड़ा हुआ जो मयूर का सिंहासन था जो शाहजहां का था, उसको अपने साथ ले जाकर पर्सिया लेते जाते हैं जहाँ के वो राजा थे। और अब बार बार जो था इन्वेजन होता गया, इसकी वजह से जो मुग़ल साम्राज्य था बड़ा ही कमज़ोर हो जा रहा था। अब मोहम्मद शाह 1748 में मर जाते हैं, जिसके बाद सिविल वॉर आ जाता है नोबल्स के बीच में। सब नोबल्स जो हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाना चाहते हैं। तो 1748 में जब मोहम्मद शाह मर जाते हैं, इसके बाद फिर नादिर शाह का भी आक्रमण होता है जो कि उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है जो कि नादिर शाह का ऑफिशियल था। ये 8 बार भारत में आक्रमण करता है 1748 से लेकर 1761 में। अब इसी के बाद 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो जाता है, जिसमें अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में हम लोग जब मराठा को डिस्कस करेंगे तब उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद शाह आलम 1759 में भारत का राजा मुग़ल साम्राज्य का राजा बन जाता है। अब जो शाह आलम था ये इधर उधर घूमता रहता था। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था, तो ये इधर उधर वेंडरिंग करता रहता था, घूमता रहता था पावरफुल वजीर के डर से। जो वजीर था उनका बड़ा ही ताकतवर था उसके डर से। अब 1764 में शाह आलम सेकंड जो था वो मीर कासिम और सुजा-उद-दौला जो कि अवध का नवाब राजा था उसके साथ मिलकर बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते हैं और जिसमें वो लोग हार जाते हैं। इस डिफीट के बाद शाह आलम जो है ब्रिटिश के अंदर आ जाता है और फिर 1772 में ये दिल्ली वापस आ जाता है, फिर वापस से मराठास के अंदर आ जाता है, अंडर में आ जाता है। और फिर 1803 में ब्रिटिशर जो थे दिल्ली को एक्वायर कर लेते हैं और फिर 1857 तक जो है मुग़ल जो है लगभग पूरा ख़त्म ही हो गया था। मुग़ल साम्राज्य पूरा लगभग ख़त्म हो गया था, लेकिन बस थोड़ा सा बचा, बस उसका नाम मात्र का मुग़ल साम्राज्य बचा था जिसकी आड़ में ब्रिटिशर्स जो थे अपना साम्राज्य चला रहे थे। थैंक यू। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।